हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूं, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं या नहीं। हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। रविराज, क्रिश जैन, सीक्रेट सुपरस्टार, हेलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, करता हूं आप सभी का स्वागत। सो फाइनली जिस घड़ी का हम सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। आज 28 फरवरी 2025 को सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन का रिजल्ट का डेट अनाउंस हो चुका है। इट इज ऑन 1, 2, 3, 4 मार्च 2025 को। मां कसम, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है, बिल्कुल अलग सी फीलिंग है। अच्छा, आज शाम को 8 बजे 45 डेज चैलेंज अनाउंस करने के लिए मैं आ रहा हूं यूट्यूब पे लाइव। तो डोंट फॉरगेट, जितने भी बच्चे May 25 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 45 डेज चैलेंज की अनाउंसमेंट होने वाली है आज शाम को 8 बजे। आयुष, हाय आयुष, जोया मलिक, गुड इवनिंग, स्नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग, ओके, आदि तोपवाल, अनुष्का, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सो फटाफट आते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 है डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी, कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया, मैं ट्रैवल कर रहा था, रिकॉर्ड किया था, ट्रेजेडी हो गई, यूट्यूब पे आपके साथ शेयर किया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हूं बाय प्रोफेशन और एक टीचर बाय पैशन। चलिए, सीए चेष्टा, बहुत दिनों से मिस कर रहा था मैं आपको। मैं देख रहा था कि आप बाकी सारे टीचर्स के सेशन में देख रहे हैं, मेरे सेशन में नहीं देख रहे हैं। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आपको मैसेज करूं कि मुझसे कोई गलती हो गई, बट चलो, सो ग्लैड टू सी यू। सुभोजीत दादा, गुड इवनिंग, सुभोजीत भाई। सयन दादा, गुड इवनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। मेरा टाइम नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब पे पाया जाता हूं मैं शाम को 6 बजे। अच्छा, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई है तो मैं कंपेंसेट करूंगा, कल भी मैं क्लास लूंगा शाम को 6 बजे, डोंट फॉरगेट। तो कल सैटरडे को डेप्रिसिएशन की क्लास लगने वाली है। अड्डा 24/7 ऐप पे मेरी ये बैचेस चल रही है। May 25 वाले बच्चे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए नई बैच चालू हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। स्ट्रेट अवे आते हैं पॉइंट पे। सो कल की क्लास बहुत अच्छी रही। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने, अकाउंटिंग एंट्रीज देखी, डिटेल में डिस्कशन किया, मजा आया। फटाफट वीडियो को लाइक करते चलो, जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते चलें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और AAA क्लास बुक में भी ये क्वेश्चन है। जीतू जतिन पटवा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। ओके भाई, पढ़ाने दे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, डाउट सॉल्व हो जाएगा, और फिर भी बचा तो बता देना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सभी जने ओपन करेंगे, कैलकुलेटर्स अपने पास रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे सभी जने। तैयार है? कम ऑन गाइस, लाइक करो वीडियो को सबसे पहले यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक करो, फिर बाद में शुरू करेंगे हम लोग। चलिए, नाउ जैन ब्रदर्स, भाई साहब इतने जैन है क्लास में और देखो क्वेश्चन भी जैन ब्रदर्स का है ना, बहुत बढ़िया। Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. कल हम लोगों ने जो पढ़ा था बस उसी को रिवाइज कर रहे हैं। डेफिनेशन देखी थी कल हमने कॉस्ट ऑफ एन एसेट की। कॉस्ट ऑफ एन एसेट मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन तक जो भी एसेट को काम करने लायक बनाने तक कॉस्ट इंकर होती है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। आई होप ये क्लियर है। तो आपने यहां पर एक एसेट खरीदी है, कितने की बेटा जी? 14 लाख रुपीस की, समझिएगा। और 14 लाख की एसेट के ऊपर आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, मतलब टोटल कितना हो गई कॉस्ट? 15 लाख रुपीस। क्या जर्नल एंट्री थी? एसेट अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझिएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 14 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 14 लाख। चेक कीजिएगा सभी जने बहुत अच्छे से। हाय तनिष्का, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तनिष्का, ठीक है। चलिए, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क किया जाए बंधु, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। हर साल कंपनी 10% डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करती है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है जहां पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट? उस मेथड को कहा जाता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, 15 लाख रुपए की एसेट की कॉस्ट है, 15 लाख रुपए का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रुक जाना, एक्सीडेंट पॉइंट, क्यों सर, क्या हुआ? एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? एसेट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच यू हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एसेट आपने खरीदी है 1 जुलाई को, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। माय लॉर्ड, इसको मार्क किया जाए फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। जब ऐसे दिया होता है तो इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। क्या मतलब होता है? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वो है फाइनेंशियल ईयर। जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है वो है कैलेंडर ईयर। ओके, अब समझना, आपने जो एसेट खरीदी है इसकी वैल्यू कॉस्ट कितनी है बेटा जी? 15 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है सबको। अब ये एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितने महीनों का? व्हाट इज द डेट व्हेन यू परचेज दिस एसेट? लुक एट दिस डेट, इट इज 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। यस दानेश्वरी, अगला जो चैप्टर है वो इन्वेंट्री होगा। कम ऑन ऑल ऑफ यू, फोकस। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेट अस कैलकुलेट कितना अमाउंट होगा। तो 15 लाख पे 5%, सीधा 75,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। चेक कीजिएगा, 75,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहां पर चेक कीजिए एंट्री क्या होती है। कल मैंने क्या सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में, परसों आई मीन लास्ट लेक्चर में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। 2021 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आप क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट की टोटल है 15 लाख रुपए, इसको क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में डेप्रिसिएशन है 75,000, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो है 14,25,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2021 गाइस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2022। 1 January 22, to balance brought down, how much it will be? 14,25,000. मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का अंडरलाइंग रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब समझना, 2022 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब? ईयर एंडिंग डेट पे 31 मार्च पे। 2022 में हमने ये एसेट को पूरे साल भर इस्तेमाल किया है। 2021 में हमने ये एसेट को खरीदा 1 जुलाई को था, लेकिन 2022 में ये एसेट ऑलरेडी मेरे पास थी, तो मैंने इस एसेट को यूज किया है पूरे 1 साल। आप समझ रहे हो? कंप्लीट 1 ईयर। तो क्योंकि मैंने इस एसेट को पूरे 1 साल इस्तेमाल किया है, मैं इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा फॉर द कंप्लीट 1 ईयर। और कौन सी मेथड है? क्या कहा है? ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट? 15 लाख into 10% for 1 year. So that becomes 1,50,000. Check all of you. The amount of depreciation comes to 1,50,000. Check all of you. देख लीजिए सभी जने, सबको क्लियर है क्या? So 14,25,000 की आपकी WDV थी, उसमें से 1,50,000 गया बैलेंसिंग फिगर 12,75,000। पहला सवाल, सीधा सवाल, तीखा सवाल, चेक कीजिएगा सभी जने। गुड इवनिंग कुश भाई, गुड इवनिंग। क्लियर हो गया? पक्का? नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये तो हो गया मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट के बाद में अगला अकाउंट होता है डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट का नेचर क्या सिखाया मैंने? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आपने हर साल जब भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है तो दोस्तों उसकी जर्नल एंट्री क्या पास की है? कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, जर्नल एंट्री व्हेन यू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया 2021 में टू मशीनरी अकाउंट 75,000। क्या सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज के अंदर? और एक इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ एनालिसिस पेज पे भी लिखी थी हमने कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हम उन सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? लाइव चैट में जवाब दो फटाक से। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट? P&L अकाउंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या एंट्री पास करेंगे?
नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट। चेक कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब नॉमिनल अकाउंट में कभी भी कोई बैलेंसेस नहीं बचता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, उनके बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। सो डेप्रीसिएशन का जो बैलेंस था 2021 का पीएनएल में चला गया। 2022 में हमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया 1,50,000, जर्नल एंट्री क्या पास की होगी हमने, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 1,50,000, और फिर हमने यही डेप्रीसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर किया। जर्नल एंट्री क्या पास की, चेक कीजिएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। पहला सवाल सिंपल सवाल, बहुत आसान सवाल, चेक कीजिएगा सभी जने, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आया? और अगर समझ में आ रहा है ना तो एक्नॉलेजमेंट के तौर पे बस एक चीज करना, वीडियो को एक बार लाइक करना, अटेंडेंस मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आधे लोगों ने भी लाइक नहीं किया जितने लोग देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन मेरी बुक का क्वेश्चन है, AAA बुक का क्वेश्चन है। वो बुक जो उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिससे जो मुझसे अड्डा के ऐप पे पढ़ते हैं और जो फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और हम लोग जो एक क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मेरी बुक मिलती है, उस बुक का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है? ओके, नाउ ये क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे अभी। इसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स भी बनेंगे, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले अपने रजिस्टर में आकर ये फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लीजिए, मशीनरी अकाउंट का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन ये कहा गया है, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। मतलब यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंड एंडिंग ऑन 31st of March। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 2017-18। डेट कॉलम में दोनों साइड में मैं लिखता हूं 2017-18। चेक कीजिएगा सभी जने। मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर फाड़ू तरीके से समझना चाहते हो, ये क्वेश्चन पे फोकस कर लेना। नजर हटी दुर्घटना घटी, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन चूका आपका तो आपकी दुर्घटना हो जाएगी। और ये जो यहां लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तास है तो आपके लिए आस है, बस इस चीज को ध्यान रखना। तैयार है सभी लोग? रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्मेट्स रेडी है, हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा चाहिए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट कॉलम में दोनों साइड में लिखा हमने फर्स्ट 2017-18। सुभोजीत भाई हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा, हाफ पेज का बनाया तो भी चलेगा, दैट्स ओके। वर्किंग नोट इसमें काफी बनेंगे, मतलब काफी लंबे चौड़े वर्किंग नोट बनेंगे। फॉर्मेट आप बना लीजिए हाफ पेज के लिए। जब से ऐसा रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ ना, तब से ना ऐसा धक धक हो रहा है अंदर, मतलब अलग ही फील हो रहा है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा ही रिजल्ट है, और एक्चुअली है। चले आगे, पूरा इनबॉक्स भर गया है। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 14 लाख प्लस 1 लाख लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अलग अलग चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, जैसे आईसीआई मॉड्यूल में लिखा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। डन, चले आगे। चलो अब सबका कंसंट्रेशन चाहिए, कैलकुलेटर्स आपके पास। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेट्स को मैं करूंगा हाईलाइट।
दोस्तों ये बात है 1 जुलाई 2015 की। On 1 July 2015, Lakshya Limited purchased a second-hand machinery for ₹20,000 and spent 3,000 on reconditioning and installing it. मैं सिर्फ यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए एक समरी बना रहा हूँ क्वेश्चन की। मैं अभी इस मशीन को नाम दे रहा हूँ M1। क्या नाम दे रहा हूँ बेटा जी? M1। M1 मतलब पहली मशीन आप लोगों ने कब खरीदी है? What is the date? 1 जुलाई 2015 को, है ना? आपने पहली मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2015 को। सेकेंड हैंड मशीनरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट तो एसेट है, नई हो पुरानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर ₹20,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। तो अब ये जो एसेट है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 23,000। 20,000 की आपने एसेट खरीदी है ना? और 3,000 रुपए आपने ऊपर से खर्चा किया है। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एन एसेट की डेफिनेशन बताई है। अच्छा मुझे यार एक चीज और बताओ, मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए चाहता हूं लिखना, ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है? यस कबीर जी बिल्कुल, ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है? अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है 2015-16 में? सोच कर देखो, दिमाग में दो ही आंसर्स आएंगे कि या तो ये ट्रांजैक्शन 14-15 में हो रहा होगा या ये 15-16 में हो रहा होगा। अगर किसी के भी दिमाग में डाउट है तो मेरे पास आपके डाउट का इलाज है। कैसे? देखो बेसिक है, बेसिक। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये ट्रांजैक्शन 14-15 में होगा या फिर ये ट्रांजैक्शन 15-16 में होगा, तो आपको यहां पर क्या समझना है? When you say 14-15, तो बेटा जी 14-15 का मतलब होता है द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। और जब मैं 15-16 कहता हूं तो इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। अब आपको देखना है कि ये जो एसेट आपने परचेज की है ये एसेट कौन से मंथ में परचेज की है? तो सर ये जुलाई 2015 में खरीदा है, तो जुलाई 2015 सर्टेनली 31 मार्च 2015 के बाद आएगा, मतलब ये 14-15 तो नहीं है, ये होगा ट्रांजैक्शन ऑफ 15-16। सो करेक्ट आंसर है 15-16। ये क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? Okay, so 1 July 2015, Lakshya Limited purchased a second-hand machinery for 20,000, spent 3,000 on reconditioning and installing it. On 1st January 2016, the firm purchases new machinery worth ₹12,000. Second machinery आप यहाँ purchase कर रहे हैं बाबू, सोना, जानू की तरह। हम इन मशीन्स को घर का नाम देंगे M1 and M2. M2 आपने कब परचेज किया बेटा जी? 1 जनवरी 2016 को। 1 जनवरी 2016 को कितने की खरीदी है? 12,000 रुपए की। 12,000 की। फटाक से मुझे बताऊं ये ट्रांजैक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 1 जनवरी 2016। सर 1 जनवरी 2016 भी ये ट्रांजैक्शन भी आएगा 2015-16 में। चेक करिएगा। अच्छा हमें अकाउंट कब का बनाना है? 17-18 का बनाना है। ये एक चीज अपने दिमाग में रखना। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, वी आर सपोज टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर 17-18 और ये ट्रांजैक्शन तो 15-16 के, तो 15-16 के बाद 16-17 होगा और फिर 17-18 आएगा, है ना? तो देखेंगे क्या करना है। पहले कहानी तो पूरी पढ़ ले। ये सेकंड डेट दी है, इस सेकंड डेट को मैं कर रहा हूं यहां पे हाईलाइट। अब देखो तीसरी डेट ऑन 30 जून 2017। चलिए बहुत बढ़िया, अगला ट्रांजैक्शन है 30 जून 2017। The machinery purchased on 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 16 को जो मशीन खरीदी उसका नाम क्या है? बाबू। क्या है? बाबू। मतलब May 2 was sold for 8,000 and on 1 जुलाई 2017 new plant was installed। बहुत बढ़िया, जानकारी को यहां पर लिखते हैं। M2 जो है इसको आपने बेचा है, it was sold। कब बेचा है? 30 जून 2017 को। और उसी दिन, ध्यान से पढ़ना, उसी दिन 1 जुलाई 2018 को आपने नया प्लांट परचेज किया है। क्या मैं इसका नाम M3 लिख सकता हूं? 1 जुलाई 2017। ये जो नया प्लांट मैंने परचेज किया है, इंस्टॉल किया है,
उसका पेमेंट ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। उसका पेमेंट कैसे कैसे किया है समझना। 1 जुलाई 2017 को जो प्लांट खरीदा है उसका उसी दिन 1 जुलाई को मैंने 5000 पेमेंट किया है और 6000 का पेमेंट मैंने किया जून 2018 में। मतलब मेरा यहां पे आपसे एक सिंपल सा सवाल है, पूछूं मैं आपसे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ M3? कम ऑन गाइस, यू कैन रेफर द नोट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड इन द लास्ट 3 लेक्चर, स्पेशली द लास्ट लेक्चर जो मैंने सेल्फ एनालिसिस के पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको, वो पॉइंट्स एक बार पढ़ो। वो पॉइंट्स पढ़कर मुझे जवाब दो कि आप मुझे बताओ कि मशीन नंबर 3 की कॉस्ट प्राइस क्या है। सयन दास का आंसर है 11,000, कुश शाह का आंसर है 5,000। ओके, आई नीड मोर वैरायटी। आयुष सिंह का आंसर है 5,000, बहुत बढ़िया। और कम ऑन गिव मी मोर आंसर्स। फैक्ट वर्ल्ड का आंसर है 11,000, कम ऑन ऑल ऑफ यू। अर्चिता का आंसर है 11,000, वेरी गुड। और एक पॉइंट मैंने लिखवाया है, रविराज का आंसर है 11,000। कम ऑन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो एंड रेफर योर रजिस्टर्स फॉर दैट वन पॉइंट। पटवा जी का आंसर है 11,000, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं आप अपने रजिस्टर्स के पेज टर्न करें। लेक्चर नंबर 3 में याद कीजिए, यहां पर ग्रीन कलर से मैंने कुछ नोट्स लिखवाए थे, मैं चाहता हूं कि आप वो नोट्स रेफर करें। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा वो नोट्स रेफर करे। लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ नोट्स लिखवाए थे। काजल गुप्ता ने आंसर दिया 11,000। मुझे लग रहा है कुछ शाह को, आयुष सिंह को किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, मेजॉरिटी कभी, जनता जनार्दन कभी गलत नहीं बोलती है, मेरा बच्चा कभी गलत नहीं बोलता है। करेक्ट आंसर है 11,000। मेरे बच्चा जाकर नोट्स रेफर करो। मैंने नोट्स में एक चीज लिखवाई है, ध्यान से देखना, कि मशीनरी या कोई भी एसेट जो है, इट कैन बी परचेज फॉर कैश और इट कैन बी परचेज फॉर क्रेडिट। Depreciation will be charged on an asset whether it is purchased for cash or whether it is purchased for credit. कैश में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने एसेट अगर खरीदी है तो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। अगर आप ये वाली एसेट देखते हैं तो ये एसेट की जो टोटल कॉस्ट है बेटा जी वो है 11,000 रुपए। हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट? इट इज 11,000 रुपीज। मेरे दोस्त एक बार सोचना, वेरी गुड आदि, वेरी गुड। मेरे दोस्त एक बार सोचना, मैंने जब ये एसेट खरीदी होगी तो 1 जुलाई, जिन जिन के पास मेरी बुक्स है आप लोग बुक्स में आकर ये एंट्री पास करेंगे। 1 जुलाई 2017 को मैंने क्या एंट्री पास की होगी? अब समझ में आ रहा है, स्वाद आ रहा है। ट्रिपल ए क्लास बुक क्यों अच्छी है और ट्रिपल ए क्लास बुक में किस टाइप के क्वेश्चन करा है मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं। मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे इस लेवल के क्वेश्चन, मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन हम लोग जब डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करते हैं ना तो हमें मॉड्यूल के क्वेश्चन आसान लगेंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जब आपने ये 11,000 की एसेट खरीदी होगी, आपको पता है आपने क्या एंट्री पास की होगी? चेकआउट कीजिएगा और लिख लीजिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट बेटा जी 11,000 टू, उस दिन आपने 5,000 पेमेंट किया है टू कैश और बैंक अकाउंट 5,000। और 1 जुलाई 2017 को जिस दिन आपने मशीन खरीदी है उस दिन आपने 11,000 की मशीन का सिर्फ 5,000 पे किया है, बाकी का 6,000 अभी भी पे करना बाकी था। उस दिन आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे 6,000। समझ में आ रहा है? यू आर गोइंग टू क्रेडिट द क्रेडिटर्स अकाउंट। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, अट्टर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने 6,000 रुपए उस दिन नहीं दिया। 6,000 रुपए कब दिया है? 30 जून 2018 को दिया है। हम लोग एसेट परचेज की एंट्री कब पास करते हैं? जिस दिन हम एसेट खरीदते हैं। मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं सबको, बार बार लगातार मैं सबको बता रहा हूं, मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूं उसको गौर से लिखना, बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उसको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। 11,000 सुन के सीधे मौत की याद आती है। ओहो हो, जबरदस्त। ठीक है, समझ में आया? तो मशीनरी नंबर 3 जो है उसकी कॉस्ट है 11,000, ये आपने परचेज की है। ये ट्रांजैक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर का है सोच के देखना। तो 1 अप्रैल 2017 के बाद फाइनेंशियल ईयर होता है 17-18। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन मतलब जो आपने M2 बेचा है वो बेचा है 30 जून 2017 को, तो ये ट्रांजैक्शन भी कब का होगा? 2017-18 का, 2017-18 का। सो नई मशीनरी खरीदी, उसका पेमेंट इस तरीके से किया। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है। द अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अब एक बार मैं क्वेश्चन को समराइज करूं
और ये बहुत अच्छे नोट्स बने आपके पास। सर हम एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख बेटा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं भी बता रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन की समरी ये समझ में आनी चाहिए कि मैंने फर्स्ट मशीन खरीदी थी 2015-16 में फॉर ₹23,000। मैं उसको यूज़ कर रहा था और मैं उसको अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, पहले भी यूज़ कर रहा था और अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। मशीनरी नंबर 2 मैंने खरीदी थी 1 जनवरी 2016, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में 15-16 में मैंने दूसरी मशीनरी परचेज की थी, है ना। दूसरी मशीनरी कितने की, 12,000 रुपए की, और ये मशीनरी को भी मैंने 15-16 में भी यूज़ किया। अब मैं आता हूं अगले फाइनेंशियल ईयर 16-17 में, क्या है 16-17 में, समझना 16-17 के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अगर आप ये चार्ट, ये समरी देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 16-17 में ना ही कोई मशीन आई है ना ही कोई मशीन गई है, ना ही कोई मशीन आई है ना ही कोई मशीन गई है। चेक कीजिएगा 16-17 में मैंने M1 M2 दोनों मशीन यूज किया, भर भर के यूज किया, तो मैं दोनों पे डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा पूरे साल का। फिर मैं आता हूं 17-18 में, 17-18 में मैं M2 को बेच रहा हूं 30 जून 2017 में। तो जब भी मैं एसेट बेचता हूं, एसेट को रिटायर करता हूं, एसेट को क्या करता हूं, डिस्पोज करता हूं, डी रिकॉग्नाइज करता हूं, तो 3 अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती है, वो हम यहां पर देखेंगे, है ना पटवा जी, ध्यान देना। उसके अगले ही दिन मैंने नई मशीन खरीदी, देख रहे हो, एक गई दूसरी आई, क्या मशीन, 17-18 में। सर अकाउंट हमें बनाना है 17-18 का, मतलब बेटा जी मुझे सबसे पहले पता है इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू हिट द बुल्स आई, मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में चाहिए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डू यू एग्री विद मी? ये क्वेश्चन जो है ना, ये चालू होगा ओपनिंग बैलेंस से। आई विल नीड एन ओपनिंग बैलेंस। अच्छा एक सवाल पूछूं मैं, ये समरी देखकर मुझे जवाब दीजिएगा। 1 अप्रैल 2017 को आपके पास कौन कौन सी मशीन है, नाम लेकर बताइएगा। 1 अप्रैल 2017 को जब हम ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं, जिस साल बना रहे हैं 2017-18 में, तो लेजर अकाउंट की शुरुआत करते समय 1 अप्रैल 2017 को आपके पास कौन कौन सी मशीन्स है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टोटल 3 मशीन है क्वेश्चन में, ये आपको भी पता है, ठीक है, पर मेरा सवाल है 1 अप्रैल 2017 को आपके पास कौन कौन सी मशीन है। सयन दास का आंसर है M1, फैक्ट वर्ल्ड का है M1 M3, सीक्रेट सुपरस्टार का M1, रवि राज का है M1 M3, आयुष सिंह का है M1 M3, सीक्रेट सुपरस्टार का है ओनली M1 है, शुभोजीत दादा का है M1 M2 एंड M3, क्रिश जैन का आंसर है 1 एंड 2, पटवा जी का है M1 एंड M2। ओके मैं और 1 मिनट रुकता हूं, मैं फिर से अपना सवाल रिपीट करता हूं, शायद मैंने कुछ गलत बोला है। ओके 1 अप्रैल 2017 को मेरे पास कौन कौन सी मशीन्स हैं। विच मशीन्स डू आई हैव ऑन 1 अप्रैल 2017, दैट इज माई सीधा सवाल, तीखा सवाल। मेरे को आगे पीछे का कुछ चाहिए नहीं, सीक्रेट सुपरस्टार मेरे को आगे पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, पिन पॉइंट आंसर चाहिए, सीधा सवाल सीधा जवाब। 1 अप्रैल 2017 को मेरे पास कौन कौन सी मशीन है। करेक्ट आंसर देने वाले सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक है क्रिश जैन और एक है पटवा जी। द करेक्ट आंसर इज M1 एंड M2। द करेक्ट आंसर इज M1 एंड M2 एंड नाउ चेष्टा हैज गिवन करेक्ट आंसर। जितने भी लोग सिर्फ M1 दे रहे हैं सबका आंसर गलत है, जितने भी लोग M1 M3 दे रहे हैं सबका आंसर गलत है। द करेक्ट आंसर इज M1 एंड M2। थोड़ा तो दिमाग चला भाई, थोड़ी तो बुद्धि लगा। M1 और M1 तो चलो है, ये सब लोग एग्री कर रहे हैं, M2 क्यों नहीं है भाई। M2 आप बेच रहे हो 30 जून 2017 को। मेरा सवाल क्या है, सुन तो ले, मेरा सवाल है कि 1 अप्रैल 2017 को मेरे पास कौन कौन सी मशीन्स हैं इन यूज। 1 अप्रैल 2017 को मेरे पास कौन कौन सी मशीन्स हैं। मेरे पास मशीन 1 है और मशीन 2 है। मशीन नंबर 2 1 अप्रैल को है, मई भी है, जून भी है, 30 जून को जाकर आप उसे बेच रहे हो। बस ये जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बीच बीच में पूछ रहा हूं ना, दैट इज रियली गोइंग टू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड नॉलेज। ठीक है, चलो तो अब हम यहां पर क्या करेंगे ना, हमें नहीं पता इसकी वैल्यूज क्या है, तो दोस्त हम लोग यहां पर ना इसके लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट। मैं यहाँ रेफरेंस देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। सभी जने चेक करेंगे, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। हम यहाँ पर आते हैं हमारे रजिस्टर्स में और बनाते हैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। चेक कीजिएगा,
आ रहा है अब सबको समझ में, क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो। अब ये वर्किंग नोट जो है ये मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं कि पहले तो भैया मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ये सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की, यहां पर मैं लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स M1, M2, M3। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें मैं आपको जवाब दे देता हूं, एग्जाम में भी आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम में भी आप M1, M2, M3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? अब सबसे पहले M1 हम लोगों ने कब परचेज की? व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ M1? जब भी हमने परचेज की थी M1 हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2015 को 23,000 रुपए की, 23,000। M2 हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2016 को 12,000 रुपए की, तो M2 की कॉस्ट है 12,000 रुपए। रुक जाना, भी M3 की कॉस्ट मत लिखना बेटा जी। ये सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, इसमें चार्ज करूंगा डेप्रीसिएशन फॉर 2015-16। बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली, बहुत काम माइंडेडली चलना है आगे। मैं M1 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा 15-16 का। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में हमें दिया गया था, चेक करिएगा 10% है। आपने M1 खरीदी है 1 जुलाई को, कितने महीनों का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 15-16 में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आप चार्ज करेंगे। तो 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकालेंगे आप, 23,000 पे 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, इज इट कमिंग 1725? चेक ऑल ऑफ यू। M1 का डेप्रीसिएशन 1725 रुपीज आ रहा है क्या? अब M2 का डेप्रीसिएशन निकालते हैं। M2 है 12,000 की, उस पर आप 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। M2 परचेज की गई थी 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। चेक कीजिएगा क्या यहां पर डेप्रीसिएशन 300 रुपए आ रहा है क्या? तो अब हम लोगों को क्या मिलेगी? WDV ऑन 1 अप्रैल 2016। 2015-16 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में WDV कितनी होगी? तो 23,000 माइनस 1725, ये आता है 21,275 और यहां पर आता है 11,700। दोस्तों अब हम आ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 में। जैसे कि हमने क्वेश्चन की समरी बनाई थी 2016-17 में, बेटा जी इस साल में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो 16-17 में ना ही हमने कोई मशीन खरीदी है और ना ही हमने मशीन बेची है, तो 16-17 में मैं इन दोनों मशीन्स पे पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। भूलिएगा मत, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट आपके सामने ऊपर लिखी है, उस पर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा फॉर द एंटायर 12 मंथ्स। तो अब जाकर हमको मिलेगी WDV ऑन 1 अप्रैल 2017। तो 21,275 माइनस 2,300, 18,975 और यहां पर आ रहा है 11,700 माइनस 1,200, 10,500। क्या सवाल पूछा था मैंने आपसे? वापस रिपीट कर रहा हूं कि 1 अप्रैल 2017 को मेरे पास कौन कौन सी मशीन्स हैं, which machines are available with me on 1st April 2017 and the correct answers is M1 and M2। पटवा जी ने जवाब सही दिया था, क्रिश जैन ने जवाब सही दिया था, बाकी लोगों को समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट हो आप, अभी गलतियां करना आपको अलाउड है, आप अभी चाहें उतनी गलतियां कर सकते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना कि गलतियों से हमें सीखना है, गलतियों को दोहराना नहीं है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि गलतियों से हमें सीखना है, ठीक है? गलतियों को दोहराना नहीं। आपको देखकर ना मुझे कुछ यहाँ पर याद आ गया आप लोगों के लिए, क्योंकि
स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, वो हमारी जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। और उस मोमेंट में ना हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। आपको पता है, हमसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम सीखें। हमें कोई सजा नहीं मिलती है। हमारे लिए हर चीज सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग होती है। तो आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ पे और इस लर्निंग पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऊंचे शिखर को देख ये एहसास होगा, ऊंचे शिखर को देख ये एहसास होगा, क्या ये रास्ता कभी पार होगा, क्या ये रास्ता कभी पार होगा। नीडर होकर मुश्किलों का सामना करना होगा, कुछ करने से शायद कुछ होगा, कुछ ना करने से निश्चित नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग काफी बार पता है प्रयास ही नहीं करते, हम लोग ट्राई नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डरते हैं। किस चीज से? आउटकम से, रिजल्ट से डरते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने ये रेस खेली तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन हार के डर के वजह से मैं प्रयत्न ही नहीं करता हूं, मैं रेस में ही नहीं जाता हूं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और यही चीज हम पढ़ाई में करते हैं। हम लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सीए फाउंडेशन की, सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम लोग एग्जाम तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। किस चीज का डर लगता है? कि अगर मैंने एग्जाम दी तो मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं, द आउटकम कैन नॉट डिटरमाइन योर एक्शन। हार और जीत ये सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम है, और ये आपका एक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकता। क्या मैं वो चीज करूंगा या नहीं करूंगा, ये मुझे डिटरमाइन करना है। मैं एक ही चीज कहता हूं, गलतियां उसी से होगी, हार उसी की होगी जो कोशिश करेगा, जो प्रयत्न करेगा। जो कोशिश ही नहीं करेगा, वो उसकी कैसी हार और कैसी जीत और कैसी सीख। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ करने से शायद कुछ होगा, कुछ ना करने से निश्चित नहीं होगा। नाउ समझ में आया? अब मेरे पास दो मशीन्स हैं, मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर इनकी वैल्यूज लिखता हूं। मशीनरी नंबर 1 है 18975 और मशीनरी नंबर 2 है 10500। अब दोनों की मैं टोटल लेता हूं, 18975 और 10500, 29475। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? पहला पड़ाव क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी में आगे कहा है कि M2 को आपने बेचा है 30 जून 2017 को। अभी हम इसी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 30 जून को हमने M2 बेचा है। कितने में बेचा है? 8000 में। क्या सिखाया मैंने आपको? 3 जर्नल एंट्रीज होती है जब भी आप एसेट को डीरेकॉग्नाइज करते हैं। जस्ट एक समरी बना देता हूं आप लोगों के लिए। कौन सी 3 जर्नल एंट्री होती है? पहली, अकाउंटिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स। जब भी आप किसी एसेट को बेच रहे हैं तो जो बेच के पैसा मिल रहा है उसकी आप अकाउंटिंग करेंगे, है ना? अकाउंटिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स। दूसरी जर्नल एंट्री आप करेंगे डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपने एसेट बेची है उस दिन तक का आप डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे, जिस दिन एसेट बेची है उस दिन तक का। नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस। बस ये 3 चीजें ध्यान रखना है। शुरू करते हैं एक एक करके। मशीनरी नंबर 2 आपने बेची है 30 जून 2017 को 8000 रुपए में। जून 30 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 8000। क्या जर्नल एंट्री होती है बेटा जी जब आपको 8000 रुपीज रिसीव हुए हैं? चेक कीजिएगा, क्या जर्नल एंट्री होती है जब 8000 रुपीज रिसीव हुए हैं? चेक करिए, क्या एंट्री हुई? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये पहली जर्नल एंट्री। दूसरी एंट्री मैंने क्या कही? टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये कौन सी मशीन है बेटा जी? मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 2 पे अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन करंट ईयर का 17-18 का। पहले सिर्फ मशीन 2 पे करेंगे, इसका डेप्रीसिएशन निकालेंगे। बेटा जी एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 12,000 रुपये। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10%।
You will charge depreciation for how many months? You have sold this asset on 30th June. So you will charge depreciation for April, May and June. 3 months into 3/12. चेक कीजिएगा. So 12,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये होता है 300 रुपए का डिप्रिसिएशन आप लोग प्रोवाइड करेंगे. कितने का? 300 का डिप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करेंगे. अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं ये 300 रुपए की पोस्टिंग कर लेता हूं यहां पर. स्टेप बाय स्टेप सब समझते चलना. 3 एंट्रीज होती है बेटा, सभी जने समझो. पहली एंट्री किस चीज की होती है? अकाउंटिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स. हैव वी डन दैट? आंसर इज यस. दूसरी एंट्री किस चीज की होती है बेटा जी? इट इज फॉर अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल. इसमें एक मैंने पॉइंट आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, याद रखना कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये जनरल एंट्री 31 मार्च को भी मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस में डेट ऑफ सेल पे मिलेगी. दोनों सही है, कुछ भी गलत नहीं है. मुझसे पूछोगे ज्यादा अप्रोप्रिएट है डेट ऑफ सेल्स पे. ठीक है. अब नेक्स्ट होता है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. सब जने कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहां पर. ये जो मशीन है, मशीन नंबर 2, जिसकी 1 अप्रैल 2017 की WDV बुक वैल्यू थी 10,500 और 3 महीने का डेप्रिसिएशन है 300, तो इसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल is 10,200. Do you agree with me? What is this 10,200? It is the book value on the date of sale. जिस दिन एसेट आपने बेची है उस दिन की आपकी कीमत कॉस्ट है 10,200 रुपए. लेकिन ये एसेट आपने कितने में बेची है? What is the sales price of this asset? Guys, it is 8,000. बेटा 10,200 रुपए की एसेट को आप 8,000 रुपए में बेच कर आ गए हो. मतलब यहां पर साक्षात आपका लॉस हुआ है 2,200 रुपए का. चेक कीजिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ क्या? मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं. मशीनरी नंबर 2 आपने बेची है बेटा जी 30 जून 2017 को. ये मशीन की ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2017 की WDV है 10,500. 3 महीने का डिप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करेंगे 300 रुपए. तो 30 जून की WDV आ गई 10,200 रुपए. अब 10,200 रुपए की कीमत की एसेट को आपने मात्र 8,000 में बेचा है. मतलब 2,200 रुपए का आपका लॉस हुआ है. जरा रजिस्टर के पेजेस टर्न करके अकाउंटिंग एंट्री देख लो मैंने क्या लिखवाई है. जब लॉस होता है तो P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट. एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L अकाउंट. रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1 2,200 रुपए. जो डेप्रीसिएशन भी है यहां पर भी आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1. 2-3 मिनट बस. 2,200 रुपए. अरे आ जाओ आ जाओ, अरे घबराओ मत, सब अपने ही है. भाइयों और उनकी बहनों, सभी जने मिलके स्वागत करेंगे जगत भैया का. सर जब भी प्लेज कहते थे ना स्कूल में तो सबसे सिंसियरली ये कहते थे इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कभी नहीं बोला, मैं कभी चक्कर में स्टेज ही नहीं गया. मैंने कहा स्टेज नहीं जाऊंगा, मुझे चलेगा, लेकिन आई डोंट वांट दिस. स्कूल ही नहीं गए हो क्योंकि ये चीज हर बच्चे को कहनी पड़ती है चाहे वो स्टेज पे हो ना हो. कैसी बात कर रहे हैं यार, बताओ. नहीं, अरे सर क्यों मतलब क्या है यार, आप सामने खड़े हो, आप बोल दो ना ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड ब्रदर सिस्टर. ऐसा बोलने पड़ा. एक्सेप्ट वन. नहीं सर, वन को क्या एक्सेप्ट करना यार, ये तो नहीं, ये सब गलत. मिसेस जतिन डेमला, आप ये लेक्चर जरूर देखें. मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट में अपील करनी चाहिए. अपील करनी चाहिए, कोर्ट को अपील कर देंगे. बताओ. अरे अपील आग लगा देंगे. बताओ. केस करना चाहिए कि ये सब चीजें गलत हो रही है. क्या है बताओ. अरे यार बच्चों को गलत कर रहे हैं यार, ये क्या भाई बहनों बनाना है यार देश में यार. बताओ. चलो दो. भारत की बढ़ती आबादी का एकमात्र कारण. ओ भाई साहब. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, ये क्लियर हो गया. चलो 3 एंट्रीज यहां पर हो गई. अब आगे बढ़ते हैं. अगला ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई को आप नई मशीन खरीद रहे हैं. M3 क्या एंट्री पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितने की परचेज कर रहे हैं M3? ये देखिए वैल्यू हमने, ये समरी बनाना बहुत यूजफुल रहा है. 11,000 का. अच्छा सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं आएगा, यहां पर बैंक अकाउंट आएगा 5,000. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 एंड टू क्रेडिटर अकाउंट 6,000 है ना. इसकी पोस्टिंग क्या होगी? जनरल एंट्री क्या बताई मैंने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू क्रेडिटर अकाउंट 6,000 और 5,000. तो 11,000 की एसेट हमने खरीदी है. वर्किंग नोट में हम आएंगे और यहां पर
उसकी कॉस्ट लिखेंगे हम M3 की 11,000 रुपए। अब दोस्तों, अब आती है बात 31 मार्च 2018 की। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। 31 मार्च 2018 को आपके पास कौन कौन सी एसेट्स हैं? गिव मी नेम्स। 31 मार्च 2018 आपके पास कौन कौन सी एसेट्स हैं? रिगार्डलेस टू से M1 और M3, तो हम इन दोनों पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 23,000 पे पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन 2,300 रुपये चार्ज करेंगे, और M3 पे 11,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 11,000 पे 10% के हिसाब से कितने महीनों का? 1 जुलाई को खरीदिए तो 9 मंथ्स का, तो 11,000 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9। चेक कीजिएगा कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। 11,000 की एसेट है, 10% साल भर का डेप्रीसिएशन होता है। 1 जुलाई को आपने खरीदा, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, 825 रुपये डेप्रीसिएशन आप चार्ज करेंगे। 825 रुपये। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होगा? 2300 और 825। मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 2,300 प्लस 825। चेक करिएगा, तो टोटल डेप्रीसिएशन हुआ बेटा जी 3125। और अब हम लोग ये अकाउंट को क्लोज करेंगे और इसकी टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो 29,475 प्लस 11,000, यहाँ डेबिट की टोटल है 40,475। इसी टोटल को हम लिखेंगे क्रेडिट में 40,475, और इसमें से ये सारी टोटल्स माइनस करेंगे। 40,475 माइनस 8,000 माइनस 300 माइनस 2,200 माइनस 3,125, बैलेंस आपको मिलेगा 26,850। अच्छा, मैं ये क्रॉस वेरीफाई भी करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 31 मार्च 2018 का आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये, और ये अगले साल का 2018-19 का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। वन 26,850। चेक कीजिएगा। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि आप इसको प्रूफ करवा देंगे, ठीक है, चलो मैं प्रूफ करवा दूंगा। एक शर्त पे प्रूफ करवाऊंगा, एक एक बच्चा मुझे आज के वीडियो में कमेंट करेगा। अगर हर एक बच्चा मुझे आज के वीडियो में कमेंट करेगा तो मैं प्रूफ कर देता हूं। डील? लेट्स डू इट। मेरे पास M1 है, ध्यान से देखना। M1 की ओपनिंग WDV थी 18,975, और उस पर 2,300 रुपये मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो उसकी WDV बची 16,675। उसके बाद मेरे पास M3 है जिसकी ओपनिंग वैल्यू थी 11,000, और उस पर 825 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो यहाँ WDV बची 10,175। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि 31 मार्च 2018 को मेरे पास दोस्तों सिर्फ दो ही एसेट्स हैं, एक है M1 और एक है M3। जरा इन दोनों की टोटल ले लो। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चेक कर लो आंसर। हैंड्स प्रूव्ड। सो हमारा वर्किंग नोट बहुत तगड़ा है भाई, सच बता रहा हूं। ये वर्किंग नोट बड़ा तगड़ा है, और इस तगड़े वर्किंग नोट को अच्छे से डील करना है, अच्छे से समझना है। तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। आपको आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 4। ICAI स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, और मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उमेश भाई पूरा के पूरा सिलेबस होगा एग्जाम से पहले, बिल्कुल चिंता मत करो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चुका है। डेप्रीसिएशन का चौथा लेक्चर खत्म हो गया, इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सब कुछ होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। वापस मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। कल लेक्चर है, सबको बता रहा हूँ। वैसे तो ये सफलता बैच मंडे टू फ्राइडे होता है, बट कल मैं थर्सडे को लेक्चर नहीं ले पाया, इसलिए एक एडिशनल लेक्चर ले रहा हूँ कल शाम को 6 बजे। जाने
से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।